देखो हम लोगों ने जो हमने इसके पहले वाली क्लास देखी थी उसमें हम लोगों ने व्यापार खाता और लाभ हानि का नमूना देखा था, और आज हम लोग देखने वाले हैं आर्थिक चिट्ठे का नमूना कैसे बनता है, आर्थिक चिट्ठा कैसे बनाते हैं। ठीक है, बेसिकली देखो क्या है, आर्थिक चिट्ठा याद करना बहुत आसान है, बहुत ईजी है, लेकिन कुछ चीजें हैं उसके अंदर जो समझना तुम लोगों को जरूरी है कि व्यवसाय में क्या क्या चीजें होती हैं। तो पहले मैं तुम्हें आर्थिक चिट्ठे का नमूना तुम्हें दिखा देता हूँ, बाद में मैं तुम्हें शॉर्ट में याद रखने का तरीका भी बता दूंगा। तो पहले हम नमूना चलते हैं, देखते हैं कैसा होता है। तो ये रहा देखो आर्थिक चिट्ठे का नमूना, जिसको हम पक्की तलपट भी बोलते हैं। ये बात याद रखना कि आर्थिक चिट्ठे का दूसरा नाम है पक्की तलपट, तो ये कभी कंफ्यूज मत होना कि दोनों अलग अलग है। ठीक है, आर्थिक चिट्ठे को ही हम कभी कभी पक्की तलपट भी बोलते हैं, ये तुम्हें याद रखना है। अब देखो आर्थिक चिट्ठे का नमूना इसमें कैसा होता है। एक साइड होता है पूंजी दायित्व, ये मैंने तुम्हें बेसिक पहले ही बताया था कि एक साइड होता है पूंजी दायित्व और एक साइड होता है संपत्ति लेना। तो कैसे याद रखें कौन सा साइड संपत्ति लेना, कौन सा साइड पूंजी दायित्व, यानी जो इस साइड वाला होगा, ठीक है, इसको हम अपना बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड तुम्हारा होगा पूंजी दायित्व और राइट हैंड साइड तुम्हारा क्या होगा, संपत्ति लेना। अब इसमें क्या क्या आता है वो तुम्हें याद रखना है। तो अब वो कैसे याद रखेंगे, तो हम शुरुआत से देखते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले तुम्हारा आता है पूंजी दायित्व में पूंजी, जो पहली हेडिंग बनती है तुम्हारी वो बनेगी पूंजी की हेडिंग। ठीक है, पहली हेडिंग कौन सी बनेगी याद रखना, ये हमेशा तुम्हें याद रखना है कुछ फॉर्मेट, कि जब भी तुम अकाउंट सॉल्व करते हो 11वीं तक, 12वीं में थोड़ा सा फॉर्मेट फिर चेंज होगा लेकिन रहेगा यही, थोड़ा सा मैंने कहा चेंज होगा लेकिन उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो सबसे पहले बस तुम्हें ये याद रखना है कि सबसे पहला नाम क्या होगा, पूंजी होगा। अब पूंजी में चीजें क्या क्या आएंगी, सबसे पहले आता है प्रारंभिक शेष, यानी शुरुआत में जो पैसे थे वो, प्लस प्लस आता है पूंजी में वृद्धि, अगर तुम बीच में कोई पैसे लेकर आते हो तो। फिर आता है पूंजी का ब्याज, अगर मान लो कि भाई ब्याज देने का चलन है कि जो व्यवसाय में जो भी पैसा लगा होगा उसको उस पर तुम्हें ब्याज मिलेगा, तो वो लिखना होता है। और उसके बाद तुम्हें लिखना होता है शुद्ध लाभ। ठीक है, उसके बाद तुम्हें क्या लिखना होता है, शुद्ध लाभ। और अगर मान लो शुद्ध हानि आ गया तो क्या करोगे, तो शुद्ध हानि आ गया तो उसको क्या करोगे, घटाओगे। ये याद रखना है कि अगर हानि आ गया तो घटाओगे और लाभ आ गया तो जोड़ोगे, बस ये याद रखना है। और क्या क्या याद रखना है इसमें कि आहरण, आहरण और आहरण का ब्याज हमेशा हमेशा पूंजी में से घटाते हैं, ये याद रखना है। आहरण और आहरण का ब्याज हमेशा पूंजी में से घटाते हैं, ये याद रखना है। तो अभी ध्यान से समझो, यहां से लेके यहां तक ये जो पूरा भाग बना, ये किसका बना, ये पूरा का पूरा भाग बना पूंजी का। ठीक है, तो ये तुम्हें याद रखना है कि पहला भाग जो होगा वो किसका होगा, पूरा का पूरा फॉर्मेट पूंजी का था। अब चलते हैं दूसरे फॉर्मेट पे, यानी दूसरी चीजें देखते हैं। तो दूसरी चीजों में अगर देखते हो तो यहाँ पे एक नाम लिखा है सामान्य अनामत, एक लिखा है पूंजी अनामत, एक लिखा है अन्य अनामत, एक लिखा है कर्मचारी अकस्मात मुआवजा फंड, एक लिखा है विनियोग वृद्धि कमी फंड। अब देखो इनके नाम में थोड़ा कंफ्यूजन होगा क्योंकि ये सारे नाम हमारे लिए पहली बार आ रहे हैं। ठीक है, हमने इनका नाम पहली बार सुना है, तो हो सकता है तुम्हें लगे ये सब क्या है, तो मैं तुम्हें शॉर्ट में समझा देता हूँ क्या क्या होता है। एक होता है सामान्य अनामत और एक होता है पूंजी अनामत। देखो सामान्य अनामत कैसा होता है कि जब व्यवसाय वाले लाभ कमाते हैं तो सारा पैसा वो है ना बांट नहीं देते हैं, सारा पैसा खर्च नहीं करते, कुछ पैसा बचा कर रखते हैं। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, हमारी मम्मियां होती जब उनको पैसे मिलते हैं ना तो सारा पैसा खर्च नहीं कर देती हैं, 100 200 500 रुपए अलग से हमेशा रखती हैं, ताकि जब तुम एक्स्ट्रा पैसे मांगो, ठीक है, ताकि जब तुम एक्स्ट्रा पैसे मांगो तो वो पैसे वो तुम्हें दे जरूरत पड़ने पर। ठीक है, तो वो होता है सामान्य अनामत, जिसका यूज कहीं भी कर ले, ऐसा जरूरी नहीं कि तुम्हें ही दे, वो कहीं भी यूज कर ले। फिर एक होता है पूंजी अनामत। तो पूंजी अनामत क्या है कि ये जो होता है ये पूंजीगत लाभ में से होता है। ठीक है, अगर तुमने कोई पूंजीगत लाभ कमाया है तो वहां का जो पैसा बचेगा वो यहाँ डाल देना है। और अन्य अनामत में कोई भी अनामत टाइप का, इसमें इसको ऐसे समझो भाई कोई भी अनामत जो एक्स्ट्रा आ गया वो। अभी बात करते हैं ये दो मेन का। ठीक है, ये दो मेन है, एक है कर्मचारी के लिए है और एक विनियोग वृद्धि। पहले समझते हैं कर्मचारी अकस्मात मुआवजा। अगर तुम इनके नाम पर जाते हो तो देखोगे नाम में लिखा है कि कर्मचारी अकस्मात मुआवजा फंड। सिंपल सा तुम्हें समझा दूं कि ये इसलिए रखा जाता है कि अगर मान लो किसी कर्मचारी के साथ कोई अकस्मात हो गया, ठीक है, कोई हादसा हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो ऐसे सिचुएशन में उसकी देखभाल करना कंपनी का दायित्व होता है कि
जिस जगह पर वो काम करता है वहां के मालिक का दायित्व बनता है कि भाई उसका देखभाल करे। ठीक है, जैसे कि तुमने देखा होगा कई बार कि कोई कर्मचारी होता है किसी कंपनी में काम करता है, उसका हाथ कट जाए या उंगली टूट जाए, ऐसा कुछ हो जाए, तो उसका दवा का खर्चा, उसको थोड़ा बहुत पैसे देने का काम वो लोग करते हैं। तो वो पैसे कहाँ से देंगे, कुछ होंगे तब देंगे ना, तो इसीलिए वो पैसे बचा कर रख लेते हैं थोड़ा बहुत, कि भाई अगर ऐसा कुछ गड़बड़ हो जाए तो हमें कहीं किसी का मुंह ना देखना पड़े, हमारे पास जेब में से निकाल के उसको दे दें। फिर एक होता है विनियोग वृद्धि कमी फंड। अब ये विनियोग वृद्धि कमी फंड क्या होता है कि व्यवसाय वाले जो होते हैं ना, कभी कभी दूसरी दूसरी कंपनियों में पैसे विनियोग करते हैं। क्या करते हैं, दूसरी दूसरी कंपनियों में पैसे विनियोग करते हैं। तो वहां से जो पैसा, अभी जैसे कैसा है कि किसी कंपनी में विनियोग किया है, तो तकलीफ क्या होती है कि उन विनियोगों की कीमत कभी घटती है, कभी बढ़ती है, कभी इधर होती रहती, कभी उधर। तो अब ऐसे सिचुएशन में जो दूसरे लोग होते हैं, उनके नजर में तुम्हारी जो कीमत है वो भी घटती बढ़ती रहती है। तो ऐसा ना हो, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, कुछ फंड बना के रख देंगे। क्या कर देंगे, कुछ फंड बना के रख देंगे, वृद्धि कमी फंड नाम के। अब जो भी कमी या वृद्धि होगा, कमी होगा तो इसमें से घटा देंगे, वृद्धि होगा तो इसमें जोड़ देंगे, और जो विनियोग है वो पूरा का पूरा दिखेगा। तो चलो मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल देके दिखा देता हूं, तो तुम्हें थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा। जैसे कि मान लो मैंने 10,000 का विनियोग किया है। ठीक है, मैंने कितने का विनियोग किया है, 10,000 का विनियोग किया है, और मैंने कमी वृद्धि फंड बनाया है मान लो 500 रुपए का, ज्यादा नहीं, 500 रुपए का। अब अचानक से इसकी कीमत में 1,000 रुपए वृद्धि हो गई, तो अब जोड़ के देखा जाए तो ये कितना हो गया, 11,000 हो गया। लेकिन नहीं, मैं ये 11,000 नहीं दिखाऊंगा। मैं क्या करूंगा, इस 11,000 को मैं नहीं बताऊंगा, ये 1,000 यहां ना दिखा के मैं क्या कर दूंगा, वो 1,000 रुपए यहां दिखा दूंगा। तो अब ये देखो अनामत कितना हो गया, 1,500 हो गया, और ये कितना है, अभी भी 10,000 ही है। तो दुनिया को क्या लगा कि देखो सही है भाई, इसका घटा भी नहीं कोई बढ़ा भी नहीं। लेकिन इसमें तुम्हारे पास पैसे आ गए। अब मान लो अचानक से इसमें कभी 1,500 रुपए घट गया, तो 1,500 रुपए घट गया तो इसमें से घटाने की जरूरत नहीं है। तुम क्या करोगे, ये जो अनामत है इसमें से घटा दोगे, तो ये 0 हो गया, और ये अभी भी कितना है, देखो 10,000 ही है। ठीक है, तो इस तरह से हम इस फंड का उपयोग करते हैं। बात समझ में आया, ये थोड़ा सा क्लियर हुआ। अब अगला होता है जिम्मेदारी। अब देखो जिम्मेदारी में दो तरह का जिम्मेदारी लिखा है, एक गैर चालू लिखा और एक चालू लिखा है। उम्मीद करता हूं कि तुम्हें ये पूरा दिखाई दे रहा होगा, मैं इसको कलर कर देता हूं। एक लिखा है गैर चालू और एक लिखा हुआ है चालू। तो गैर चालू का मतलब क्या होता है, गैर चालू का मतलब होता है जिसको दूसरी भाषा में बोलते हैं दीर्घकालीन। दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, दीर्घकालीन, या सिंपल में ऐसे कहूं तो अधिक समय के लिए। ठीक है, तुम्हें याद रखने के लिए मैं सिंपल में बोल देता हूं, अधिक समय के लिए। अब सवाल ये है कि ये अधिक समय का मतलब क्या होता है, अधिक समय का मतलब होता है 1 वर्ष से ज्यादा। ठीक है, तो अगर 1 वर्ष से ज्यादा का कोई भी दायित्व है तो वो तुम्हारा इसमें आ जाएगा। जैसे देखो इसमें लिखा हुआ है कि अगर मान लो तुमने बैंक के पास से लोन लिया, ठीक है, जैसे इसमें देखो लिखा हुआ है बैंक के पास से ली लोन, अन्य वित्तीय संस्था से ली लोन, कोई फिक्स डिपॉजिट है, कोई सगे संबंधी या कोई मित्र से लोन लिया है। तो सिंपल सी बात है भाई, अगर तुम लोन लेते हो तो लोन कभी भी 1 साल से कम के लिए कोई नहीं लेता, हमेशा 1 साल से ज्यादा के लिए ही लेता है। तो सिंपल सा याद रखो कि कोई भी प्रकार का लोन होता है तो वो तुम्हारा आ जाएगा पूंजी दायित्व पक्ष में। ये हेडिंग नहीं अगर याद रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये हेडिंग मैं इसलिए बता दे रहा हूं ताकि एक दिमाग में एक पिक्चर छप जाए तुम्हारे कि जो पूंजी दायित्व होता है उसमें क्या आता है, ताकि जब कोई नाम आए तो तुम पहचान सको क्या ये इसके घर में जाने लायक है, क्या ये इस घर में जा सकता है, ऐसे पहचान के लिख पाओ। तो जैसे देखो अभी मैंने क्या बताया, तो यहां पे मैंने देखो दो चीजें बताई, इसको मैं मिटा देता हूं। देखो यहां पे मैंने क्या बताया कि जो हमारा आर्थिक चिट्ठा होता है, क्या हमारा जो आर्थिक चिट्ठा होता है वो दो भागों में बटा है। ठीक है, एक होता है पूंजी दायित्व भाग, एक क्या होता है, पूंजी दायित्व, और एक होता है तुम्हारा संपत्ति। अब देखो इसको याद कैसे रखोगे, जो पूंजी दायित्व होता है, ठीक है, जो पूंजी दायित्व होता है इसमें देखो दो चीजें आती हैं, एक तो तुम्हारा आता है पूंजी और एक आता है तुम्हारा दायित्व। एक क्या आता है, पूंजी, और एक आता है तुम्हारा दायित्व। अब इसमें भी देखो बाकी डिटेल याद कैसे रखोगे। अब ये जो पूंजी दायित्व होता है, यानी कि ये जो इसको मालिक का भंड बोलते हैं, यानी मालिक के भंडोल बोलते हैं, या फंड ऐसे याद रखो। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं मालिक के फंड। ये यहाँ पर जो भी होता है वो सब मालिक का ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मालिक के फंड में भी दो चीजें होती हैं,
एक होता है पूंजी, जिसमें हमने देखा अतिरिक्त पूंजी, पूंजी पर ब्याज माइनस आरण, आरण का ब्याज, शुद्ध लाभ शुद्ध हानि देखा। और एक होता है अनामत वाला, जिसमें हमने अलग अलग तरह के अनामत देखे। फिर बात करता हूं दायित्व की, तो दायित्व में देखो एक मैंने बता ही दिया तुम लोग को, एक कौन सा मैंने बताया, गैर चालू। ठीक है, मैंने क्या बता दिया तुम लोगों को, गैर चालू। तो इतनी चीजें देखो मैंने बता दी हैं। अब तुम्हें वो पूरा याद रखने की जरूरत नहीं, बस इतना सा शॉर्ट में याद रख लो। तो अभी गैर चालू तक तो मैंने बता दिया, लेकिन गैर चालू के बाद क्या आता है तो वो भी देख लो। तो गैर चालू के बाद आता है चालू दायित्व। अब इसमें क्या क्या आता है, चालू दायित्व में क्या क्या चीजें इंक्लूड करोगे, तो इसका कैसे याद रखोगे, बस तुम ऐसे याद रखो, कोई भी ऐसा दायित्व जो कम समय का हो, ठीक है, या अल्पकालीन हो, कम समय का हो या क्या हो, अल्पकालीन, ऐसे याद रखो। ठीक है, कम समय या अल्पकालीन, जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, क्या है बैंक ओवरड्राफ्ट, क्या किसी को बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में पता है? देखो कभी कभी कैसा होता है, कभी कभी क्या, जो व्यापारी होते हैं ना, व्यापारी लोग एक खाता खुलवाते हैं जो होता है चालू खाता। तो चालू खाता जब वो खुलवाते हैं, हाँ वही वाला, ठीक है? बोलना चाहती हो तो बोलो। देखो मैंने कैसा कहा कि भाई जो चालू खाता होता है ये ज्यादातर व्यापारी लोग खुलवाते हैं। अब चालू खाता में क्या होता है कि व्यापारी लोग इसलिए खुलवाते हैं ताकि जब चाहे तब पैसा निकाल सके। ठीक है, जब चाहे तब आराम से पैसा निकाल सके बिना किसी रुकावट के। लेकिन कभी कभी कैसा होता है कि ये अपने अकाउंट में जितना पैसा है उससे ज्यादा निकाल लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, मान लो इनके अकाउंट में है 1,000 रुपए, ठीक है, अब ये बैंक के साथ लगातार व्यवहार कर रहे हैं तो बैंक वाले भी थोड़ा बहुत कभी कभी छोड़ देते हैं। और मान लो 1,000 के बदले में इनने 1,200 रुपए निकाल लिया, या 1,200 रुपए के लिए रिक्वेस्ट की कि सर हमें 1,200 रुपए दे दो, मैं बाकी का 200 रुपए तुम्हें भी चुका दूंगा। तो बैंक वालों को भी क्या लगता है कि हाँ भाई ये तुम्हारा रोज का ग्राहक है और इतने सालों से हमारे साथ व्यवसाय कर रहा है, हमारे बैंक में खाता खुलवा के रखा हुआ है, तो बैंक वाले भी भरोसा करके पैसे दे देते हैं। तो ये जो 200 रुपए अतिरिक्त दिया है ना, यहाँ पे देखो ये जो 200 रुपए अतिरिक्त दिया है, इसी को हम क्या बोलेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी जिसको बोलते हैं बीओडी। और ये व्यवसाय की नजर में, ये जो 200 रुपए आया है व्यवसाय की नजर में, ये क्या होता है, दायित्व होता है। ठीक है, और दायित्व का याद रखने का जो शॉर्टकट तरीका है वो भी मैं तुम्हें समझा दूंगा। ठीक है, कि दायित्व है कि संपत्ति है, शॉर्टकट कैसे याद रखोगे वो भी मैं तुम्हें बता दूंगा। लेकिन अभी पहले यहाँ पे फोकस करो। उसके बाद अगला है तुम्हारा फुटकर लेनदार। तो लेनदार तो तुम्हें पता है जिससे सामान खरीदते हो। फिर देनी हुंडिया, अब चुकाना शेष खर्चा, अग्रिम प्राप्त आय। अब ये थोड़ा ध्यान से समझना, ये दो चीजें हैं, चुकाना शेष और अग्रिम आय। तो इसको तुम रहने दो अभी, मैं अभी जो कहा ना, मैं जब शॉर्टकट बताऊंगा तो वो शॉर्टकट में ये दोनों खास करके आएंगे उसके अंदर। ठीक है, ये दोनों खास आएंगे उसके अंदर, तो इन दोनों को मैं थोड़ा एक साथ कर देता हूँ। उसके बाद है कारीगर लाभ भाग फंड। तो जो मैंने कहा था कि भाई कभी कभी व्यवसाय में लाभ ज्यादा हो जाए तो कारीगरों को भी पैसा देना पड़ता है। फिर कर का प्रावधान कमा रहे हो तो पैसा भी तो भरना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा। उसके बाद है प्रोविडेंट फंड। तो प्रोविडेंट फंड का मैंने टॉपिक बताना शुरू किया था लेकिन मैंने पूरा बताया नहीं था, तो ये प्रोविडेंट फंड वाला टॉपिक आज मैं पूरा बता दूंगा कि कैसे तुम्हें समझना है इसको। ठीक है, तो बता इतने में किसी कोई दिक्कत हुआ? अब उसके बाद तुम्हारा आता है संपत्ति। अब देखो संपत्ति में क्या क्या आता है, तो संपत्ति में बस तुम्हें याद ये रखना है कि संपत्ति में एक होता है गैर चालू। तो जैसा इसमें हमने देखा कि इसमें गैर चालू का मतलब क्या होता है, तो सेम टू सेम ऐसे जो अधिक समय के लिए हो। ठीक है, अब इसमें थोड़ा नाम तुम याद रखोगे क्योंकि इसमें नाम याद रखना जरूरी है। जैसे कि जमीन, मकान, यंत्र, फर्नीचर और फिटिंग्स, ये कुछ नाम ऐसे हैं जो तुम्हें कभी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये तुम नाम हमेशा सुनते आए हो कि जमीन मकान। वो पिक्चर में डायलॉग है ना, वो बोलता है ना कि मेरे पास है जमीन है, मकान है, पैसा है ज्यादा, तुम्हारे पास क्या है? तो वो बोलता है मेरे पास माँ है। तो ये समझ लो वैसा ही टाइप का है कि ये तुम कभी नहीं भूलोगे। लेकिन कुछ चीजें हैं जो तुम्हें याद रखना जरूरी है, जैसे ख्याति, पट्टे रखी संपत्तियां, पेटर्न्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। अगर कोई पशुधन है, मतलब कोई गाय वाय तुम रखे हो तो वो भी संपत्ति में ही आता है, ये याद रखना। या कोई वाहन है या कोई औजार है, सरकारी प्रतिभूति में विनियोग है, प्रोविडेंट फंड में विनियोग है। देखो ये आया ना प्रोविडेंट फंड में विनियोग, तो ये भी देखो प्रोविडेंट फंड से जुड़ा है, इसको भी हम लोग उसी में देख लेंगे। फिर शेयर डिबेंचर में विनियोग, यानी इन शॉर्ट कहीं पे भी विनियोग किया। ठीक है, तो इस तरह से इतनी तुम्हारी संपत्तियां होती हैं, यानी कहीं भी अगर तुम पैसे लगा कर रखे हो तो वो सारी चीजें तुम्हारी संपत्तियों में आ जाएंगी। तो इसमें कोई दिक्कत संपत्ति में, ये वाले संपत्ति में, स्थिर संपत्ति में, कि स्थिर संपत्ति के अलावा इसमें एक और संपत्ति होती है चालू संपत्ति, जिसको हम बोलते हैं कम समय के लिए। ठीक है, चालू का मतलब क्या होता है याद रखना है कि कम समय के लिए। ऐसी भी कुछ संपत्तियां होती है जो कम समय के लिए हो, जैसे कि अंतिम स्टॉक, देनदार,
रोकड़ सिलक, बैंक सिलक, स्टोर्स और स्पेयर पार्ट्स, मिलनी शेष आय, ठीक है। या तुमने कोई लोन किसी को दिया हो, कोई लेनी हुंडी हो, या कर्मचारी को दिया लोन हो, या खरीदी के संदर्भ में तुमने एडवांस में पैसे चुकाए हो, या कोई पैसा तुमने अग्रिम चुकाया है, या कोई ऐसा खर्चा है जो तुमने अभी तक प्रसारित ये अपलिखित नहीं किया है। तो ऐसे कुछ चीजें होती हैं जो तुम्हारी संपत्तियां में आती हैं। अब इनमें देखो याद कैसे रखोगे, मैंने कहा कि कुछ चीजें हैं जो तुम्हें याद रखनी है। तो ये जो फॉर्मेट है ना, बस इस फॉर्मेट को याद रख लो कि आर्थिक चिट्ठा के हमेशा दो भाग होंगे, एक होगा पूंजी दायित्व, एक होगा संपत्ति। अब बात करेंगे पूंजी दायित्व की, तो पूंजी दायित्व में क्या क्या आएगा, पूंजी में दो होगा, एक तो होगा तुम्हारा पूंजी और एक होगा दायित्व। अब ये पूंजी में भी देखो दो आता है, एक आता है तुम्हारा पूंजी और एक आता है अनामत। अब दायित्व में एक आता है गैर चालू और एक आता है चालू, ठीक है। ये इसलिए मैं बोल रहा हूं याद रखने के लिए, ताकि तुम्हें थोड़ा सा आइडिया रहे। अब ऐसे याद करके फॉर्मेट पढ़ने जाओगे तो फॉर्मेट आसानी से याद हो जाएगा। बाकी तुम लिखना चाहो चाहे जैसे लिखो, क्योंकि जो हमारा 11वीं का अकाउंट है इसमें फॉर्मेट में कहीं नहीं लिखा गया है कि एक के बाद एक नाम आना जरूरी है, ठीक है। इसलिए चाहे जैसे लिख सकते हो। उसके बाद आता है संपत्ति। संपत्ति को हमेशा दो भागों में बांटा गया है, एक होगा तुम्हारा गैर चालू, एक क्या होगा तुम्हारा गैर चालू, और एक क्या होगा चालू। गैर चालू का मतलब जो अधिक समय के लिए हो, और चालू का मतलब जो कम समय के लिए हो। अब इसमें भी कुछ चीजें इन लोगों ने बता दिया है, बांट दिया है, कि जैसे भाई ये जमीन मकान को जिसको इसको नाम दे दिया स्थायी संपत्ति, स्थायी संपत्ति। फिर तुमने देखा कि इन लोगों ने विनियोग किया था तो उसको भी एक नाम दे दिया कि भाई विनियोग अगर है तो वो भी आएगा संपत्ति में। फिर एक नाम और दे दिया है, और उसका नाम है अगर कोई तुमने लोन या कोई तुमने ऋण किसी को चुकाया है, मतलब किसी को ऋण दिया है, तो वो भी आ जाएगा, और साथ में कोई अन्य अगर है तो, ठीक है। तो ये तुम्हारा आर्थिक चिट्ठे का फॉर्मेट हो गया। अभी मैंने कहा था कि अब तुम्हें याद कैसे रखना है कि कौन सी चीजें कहाँ पे आएंगी। देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें याद रखना जरूरी है कि कहाँ पे वो जाएंगी, तो उनको याद कैसे रखोगे, ठीक है। उनको याद रखने का जो शॉर्टकट तरीका है वो क्या है, तो शॉर्टकट तरीका जो है वो ये है कि तुम लोग याद रखोगे कि वो तुम्हारा है या तुम्हारा नहीं है। मतलब क्या है कि तुम्हारा है या तुम्हारा नहीं है, ये क्या मतलब है उसको समझते हैं। देखो दो ही चीजें होती हैं, एक संपत्ति होगा, एक या तो दायित्व होगा, ठीक है। तो संपत्ति का मतलब है, ऐसे समझो जो तुम्हारा है, सॉरी ये थोड़ा सा गलत लिख दिया, जो तुम्हारा है या तुम्हें मिलेगा, ध्यान से समझना है इसको, जो तुम्हारा है या तुम्हें मिलेगा वो तुम्हारा क्या बन जाएगा, संपत्ति बन जाएगा। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दे दूं कि अगर मान लो जैसे संपत्ति है तो ये तो तुम्हारा है, या मिलना बाकी पैसा, देखो मिलना बाकी ब्याज, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, मिलना बाकी ब्याज। अगर मैं ऐसे लिखता हूं मिलना बाकी ब्याज, तो बस यही समझो कि क्या इसमें तुम्हें मिलेगा या तुम चुकाओगे। तो मिलना बाकी ब्याज है, साफ साफ लिखा है मिलना बाकी। तो मिलना बाकी का मतलब ये हुआ कि तुम्हें पैसे मिलेंगे, कभी ना कभी तुम्हें पैसे मिलेंगे, और जब तुम्हें पैसे मिलेंगे मतलब ये हो गया तुम्हारा संपत्ति। फिर बात करते हैं दायित्व का, कि दायित्व का क्या है, तो जो तुम्हारा नहीं है, क्या, जो तुम्हारा नहीं है, या ऐसे समझो जो तुम्हें चुकाना पड़ेगा। बात को ध्यान से समझो कि जो तुम्हारा नहीं है या जो तुम्हें भविष्य में चुकाना पड़ेगा। जैसे कि यहां पे मैं लिखता हूं चुकाना बाकी भाड़ा। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ चुकाना बाकी भाड़ा, और मैं पूछता हूँ कि ये किस में जाएगा, ये संपत्ति में जाएगा या दायित्व में जाएगा, तो कैसे समझोगे। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, चुकाना बाकी लिखा है, क्या लिखा है, चुकाना बाकी। तो तुम्हें चुकाना पड़ेगा ना, तो जब तुम्हें चुकाना पड़ेगा तो इसका मतलब ये क्या बन गया, तो ये तो दायित्व बन गया। तो ये शॉर्टकट तरीका है तुम्हें याद रखने का, ठीक है। कुछ चीजें हैं जो तुम्हें बेनिफिट हो जाएंगी तो इसको याद रख सकते हो। बाकी और क्या क्या है, जैसे अगर मैं बात करता हूँ, कोई भी मैं नाम ले लेता हूँ, जैसे कि मान लो मैंने ले लिया लेनदार। तो लेनदार का मतलब क्या होता है, जिसको तुम पैसा चुकाओगे, यानी देखो जो तुम्हें चुकाना पड़ेगा, यानी लेनदार को पैसे चुकाओगे ना, तो ये भी देखो दायित्व बन गया। अब मान लो बैंक ओवरड्राफ्ट मैंने बोल दिया, तो बैंक ओवरड्राफ्ट में भी हमको चुकाना पड़ेगा। और अगर मान लो कि ये रोकड़ शेष है, ठीक है, मैंने पूछ लिया रोकड़ शेष,
तो रोकड़ शेष क्या है, जो तुम्हें मिलेगा, यानी जो तुम्हारा है। रोकड़ शेष तो हमारा ही होता है ना, बात समझ में आया। या बैंक शेष है, तो बैंक शेष का मतलब क्या होता है, जो हमारा है या तो हमको मिलेगा। तो देखो हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि बैंक में अगर पैसा पड़ा है तो हमको ही मिलेगा। तो ये एकदम शॉर्टकट, एकदम एक कहता है ना, एक वाक्य में तुम्हारा, मतलब 2 लाइन में तुम्हारा पूरा खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें एक बार आर्थिक चिट्ठा का पूरा फॉर्मेट देखना पड़ेगा। तो मुझे बताओ ये समझ में आया कि नहीं सभी को? यस सर। हाँ, अभी कुछ चीजें मैंने कही थी जो मैं तुम्हें बताऊंगा, तो वो आज मैं अभी यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। जैसे जो प्रोविडेंट फंड था, तो अगर तुमने ध्यान दिया हो तो प्रोविडेंट फंड संपत्ति दायित्व में भी आया था, हर जगह आया था। तो इसको याद कैसे रखोगे, तो उसको याद रखने के लिए यहाँ पे मैं वापस आता हूँ। ये देखो, तो ये मैं वापस तुम्हें समझाता हूँ। ओके, अब इसको ध्यान से देखना, आज ही तुम्हें पूरा समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे इसको याद कैसे रखोगे। देखो मैंने क्या कहा कि जो भी लोग हमारे कंपनी में काम करते हैं, जैसे ये हमारे कंपनी में कोई कर्मचारी है जो काम करता है, तो जो भी कर्मचारी काम करते हैं उनके सैलरी का कुछ भाग, ठीक है, इसको ध्यान से समझना, उनके सैलरी का कुछ भाग जो है वो कट कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? कट कर लिया जाता है। और जो कंपनी का मालिक है, ठीक है, जो कंपनी का मालिक है उसको अपने पास रख लेते हैं। अब ध्यान से समझो, अगर कोई भी कंपनी का मालिक अपने कर्मचारी का पैसा अपने पास रखे, तो क्या कर्मचारी उसको रखने देगा? बिल्कुल नहीं रखने देगा, झगड़ा कर लेगा, मेरा पैसा क्यों रख रहा है। तो अब यहाँ पे देखो वो क्या बोलेगा कि देख भाई, जो मैं पैसा अपने पास रख रहा हूं वो पैसा मेरा नहीं, वो तुम्हारा है। यानी उसका नाम क्या बन जाएगा? पीएफ, यानी मैंने क्या बताया था, प्रोविडेंट फंड। तो बोलेगा ठीक है, मेरा ही पैसा है तो मेरा नहीं होगा तो किसका होगा? फिर बोलता है शांति रखो, सोना मिलेगा। फिर वो ये कहता है कि देखो तुम्हारा जो पैसा है, यानी जो भी तुम्हारा रुपए है, उसमें कुछ मैं भी देता हूं। यानी क्या करेगा कि जो प्रोविडेंट फंड है वो तो है ही है, साथ ही साथ मालिक कुछ अपना हिस्सा भी देता है। क्या करेगा? मालिक कुछ अपना हिस्सा भी देगा। अब मैं एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे कि मान लो 100 रुपए तुम्हारी सैलरी में से कट किया और 100 रुपए मैंने तुम्हें अलग से दिया, तो ये जो 100 रुपए तुम्हारी सैलरी में से कट किया वो बन जाएगा प्रोविडेंट फंड, यानी पीएफ। वो क्या बन जाएगा? प्रोविडेंट फंड। यहां पे मैं लिख देता हूं प्रोविडेंट फंड। अब ध्यान से समझना, वो 100 रुपए क्या बन जाएगा? प्रोविडेंट फंड। अब ये 100 रुपए किसने दिया? मालिक ने दिया। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा? प्रोविडेंट फंड में हिस्सा। क्या बन जाएगा? प्रोविडेंट फंड में हिस्सा। ठीक है, अब टोटल कितने हो गए कंपनी में? कंपनी में टोटल हो गए 200 रुपए। अब सवाल ये है कि इस 200 रुपए का करे क्या? अब कंपनी में तिजोरी में पड़े पड़े तो डबल हो जाएगा नहीं, या कोई ऐसा स्कीम तो है नहीं कि तिजोरी में 21 दिन पैसा रखो और 21 दिन में डबल, ऐसा कुछ है नहीं। तो हम क्या करेंगे, यानी एज अ मालिक हम इस पैसे को सोचते हैं कहीं मार्केट में लगा देते, कुछ कमा भी लेंगे। तो इस पैसे का वो लोग क्या करते हैं? विनियोग कर देते हैं। ध्यान से समझना, ये जो 200 रुपए है उसका ही वो लोग क्या कर देंगे? विनियोग कर देंगे। यानी एक्चुअली ये किसका विनियोग किया है? तो ये किया है प्रोविडेंट फंड का ही। तो यहां पे मैं पूरा लिखता हूं कि प्रोविडेंट फंड का विनियोग। और जब विनियोग किया है तो आज नहीं तो कल इसका क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। अब ये जो ब्याज है ये किसका ब्याज है? ये ब्याज है प्रोविडेंट फंड का। ये किसका ब्याज है? प्रोविडेंट फंड का। अब यानी कि यहां पे अगर ध्यान से देखो तो मैंने 4 चीजें बताई। एक मैंने बताया प्रोविडेंट फंड, एक मैंने बताया प्रोविडेंट फंड में हिस्सा, एक मैंने बताया प्रोविडेंट फंड में विनियोग या प्रोविडेंट फंड का विनियोग, एक मैंने बताया प्रोविडेंट फंड का ब्याज। ये 4 चीजें बता दी हैं। अब ये चारों चीजें आती कहां है? तो बात को ध्यान से समझो। ये जो पहला पॉइंट है यानी प्रोविडेंट फंड है, ये किसका है? कर्मचारी का है, यानी मेरा नहीं है, हमें चुकाना पड़ेगा। अभी जो जैसा मैंने कहा था कि क्या ये तुम्हारा है या तुमको चुकाना पड़ेगा, तो प्रोविडेंट फंड ये हमारा नहीं है, किसका है? कर्मचारी का है, हमको चुकाना पड़ेगा। और अगर हमको चुकाना पड़ेगा तो ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा बन गया दायित्व। अब ये प्रोविडेंट फंड में हिस्सा, अगर हम कहीं पैसा दे रहे हैं कुछ जेब से निकाल के, तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा? खर्च बन जाएगा। तो पहले मैं यहाँ पे दायित्व थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ। हाँ, तो ये प्रोविडेंट फंड में हिस्सा जो है ये व्यवसाय का क्या बन जाएगा? खर्च बन जाएगा। और खर्च हम इसको कहाँ लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे लाभ हानि। ठीक है, इसको हम कहाँ लिखेंगे? लाभ हानि खाते में। तो ये 2 पॉइंट क्लियर हुआ। अभी बाकी 2 में है प्रोविडेंट फंड का विनियोग। अब ये जो विनियोग किया है ये किसका है? मेरा है कि दूसरे का है? सीधी सी बात है, विनियोग क्या तो हमको पैसा मिलेगा। तो मैंने क्या कहा था कि जो चीज तुम्हारी है
वो क्या बन जाएगी, संपत्ति बन जाएगी। ठीक है, इसको हम कहाँ लिखेंगे, प्रोविडेंट फंड के विनियोग को संपत्ति में। और अगर तुमने फॉर्मेट में देखा होगा तो प्रोविडेंट फंड का विनियोग था भी संपत्ति में, लेकिन इसका जो ब्याज मिलेगा अब ये कहाँ जाएगा। देखो ब्याज तो देखा जाए तो सीधी सीधी आय है, लेकिन ये आय किसकी है, ये कंपनी की नहीं है, ये है इसी वाली की, विनियोग की है। इसी वजह से हमेशा ये विनियोग में ही जोड़ दिया जाता है। याद रखना कि जो प्रोविडेंट फंड का ब्याज मिलता है वो हमेशा हमेशा विनियोग में जोड़ दिया जाता है, क्योंकि ये जो प्रोविडेंट फंड है ये कंपनी का नहीं है। और अगर ये कंपनी का होता, ठीक है, अगर ये मान लो कि कंपनी का होता तब इसको हम लाभ हानि में जोड़ देते। ठीक है, तो ये तुम्हें याद रखना है, 4 चीजें हैं, प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड में हिस्सा, प्रोविडेंट फंड का विनियोग और प्रोविडेंट फंड का ब्याज। ठीक है, उसके बाद एक था तुम्हारा ये लाभ हानि वाला। अब ये लाभ हानि वाला, सॉरी ये डूबत ऋण वाला। तो डूबत ऋण वाले के लिए क्या याद रखना है कि ये क्या होता क्या है, तो मैं तुम्हें समझा देता हूं छोटा सा एग्जांपल देके। जैसे कि एक मान लो कि 4 लोग हैं, ये है पूजा, ये हरिओम, ठीक है, और ये है मुस्कान, और ये है हर्षिता। ऐसे 4 लोग हैं। इन चारों लोगों को मैंने 10-10 हजार रुपए का माल बेचा था, ध्यान से समझना, इन चारों को 10-10 हजार रुपए का सामान मैंने बेचा था। अब हुआ क्या कि ये जो हरिओम है, ये हरिओम भाग गया, लॉकडाउन लग गया था, इसलिए लॉकडाउन लगने की वजह से बेचारा गांव चला गया, भाई मजबूरी हो गई, चला गया। ठीक है, अब दिक्कत क्या हुई कि मेरे पास टोटल थे 40,000 रुपए, ध्यान से समझना, मुझे मिलने वाले थे टोटल 40,000 रुपए, लेकिन इसमें से 10,000 रुपए का जो हरिओम था वो क्या हो गया है, भाग गया है। अब ये जब भाग गया, ठीक है, ये भाग गया, अभी जब भाग गया तो ये जो 10,000 रुपए था ये मेरे पैसे क्या हो गए, डूब गए, क्योंकि अब ये वापस नहीं आएगा। इसने फोन करके भी बता दिया कि अब मैं वापस नहीं आऊंगा। ठीक है, अब दिक्कत ये है कि जब ये पैसे नहीं देगा, भाग गया, डूब गए, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डूबत ऋण बोलते हैं। ध्यान से समझना, इसी को हम क्या बोलते हैं, डूबत ऋण बोलते हैं। अब मेरे मन में क्या दिक्कत आ गई, मेरे मन में बहुत टेंशन हो गया कि जब हरिओम के साथ ऐसा हो सकता है कि मतलब भाई अब तकलीफ तो सबको है, क्योंकि जब ऐसा कोई सिचुएशन होता है तो व्यवसाय में देखो डरते सब हैं। तो मेरे मन में ये शंका हुई कि हो सकता है कि पूजा, मुस्कान और हर्षिता और हरिओम में से, सॉरी हरिओम तो चला ही गया, इन तीनों में से कोई ऐसा निकल जाए कि जो पैसे लेकर चला जाए। तो मैंने दिमाग में ये रखा कि एक काम करता हूं कि देख भाई 40,000 रुपए तो थे मेरे पास, उसमें से 10 तो डूब गए, अब मेरे पास बचा कितना है, अब 30 बचा है। लेकिन मान लेता हूं, ठीक है, मैं अपना दिल मजबूत करता हूं और मान लेता हूं कि 5,000 और डूब सकते हैं। ध्यान से समझना, ये वाला जो है ये डूब गया है, ठीक है, ये वाला डूब गया है। अब ये जो 5,000 है इसको मैं मान रहा हूं कि डूब सकते हैं, यानी कुछ ऐसा हो सकता है कि डूब जाएंगे, फ्यूचर की बात कर रहा हूं मैं, भविष्य की, डूब सकते हैं। तो ये जो डूब सकते हैं इसी को बोलते हैं डूबत ऋण अनामत। इसी को क्या बोलते हैं, डूबत ऋण अनामत। यानी देखा जाए तो अब कितने मेरे मुझे मिलने की उम्मीद है, अब मुझे मिलने की उम्मीद है सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपए असली में, क्योंकि 5 मैंने डूबत ऋण खुद ही मान लिया, यानी खुद मान लिया कि भाई हो सकता है भविष्य में डूब जाए। ठीक है, तो ये होता है कहानी। अब बात करते हैं कि ये फॉर्मेट क्या है। अब फॉर्मेट हमें ये सिखाता है कि जब तुमने ऐसा सिचुएशन हुआ है तो तुम क्या करो, ये चेक कर लो कि तुम्हें कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। तो वो हम चेक कैसे करते हैं, तो इसका पूरा फॉर्मेट होता है। तो ये फॉर्मेट में थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं और मैं वापस लिखता हूं। इसका जो फॉर्मेट होता है ये कैसे लिखोगे, लिखोगे डूबत ऋण, फिर डूबत ऋण, जैसा मैंने कहा था याद रखना, 2 बार डूबत ऋण और 2 बार अनामत, जैसा मैंने कहा था वैसा ही याद रखना है, 2 बार डूबत ऋण, 2 बार अनामत। ठीक है, मन में दोहराते रहो, 2 बार डूबत ऋण और 2 बार डूबत ऋण अनामत। जो पहला है वो पुराना, आखिरी है
वो पुराना, बाकी जो बीच के हैं वो दोनों नए। अब ये नया का मतलब मैंने समझा दिया था कि पुराना का मतलब होता है कच्ची तलपट, ठीक है, और नया का मतलब होता है समायोजन, ठीक है, ये मैंने चीजें बता दी थी। हम क्या करते हैं कि हम इस तरह की व्यवस्था करते हैं और उसमें इन दोनों को जोड़ के ये वाला घटा के हम ये चेक करते हैं कि हमारा जो ये परिस्थिति हुआ है इसमें हमें फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है। जैसे कि मान लो कि पुराने टाइम पे डूबत ऋण के तौर पे, ठीक है, पुराना डूबत ऋण जो है वो 5,000 था और जो पुराना अनामत है वो था 10,000 रुपए। पुराना डूबत ऋण कितना था? 5 था और अनामत कितना था? 10 था। ये डूबत ऋण और ये डूबत ऋण अनामत, पुराना, पुराना मतलब ये कच्ची तलपट में दिया हुआ था। अब इसको अगर मैं फॉर्मेट में लिखता हूं तो कैसे लिखूंगा कि डूबत ऋण पुराना, पुराना में कितना है? 5,000 रुपए। फिर नया, नया मतलब जो अभी हुआ, अभी क्या हुआ? ये हरिओम वाला पैसा हुआ, ठीक है, जो हरिओम ने ही दिया, तो ये 10,000 रुपए हुआ। अब डूबत ऋण अनामत नया वाला, नया वाला कौन सा मैंने माना? ये 5,000, तो ये 5,000। उसके बाद डूबत ऋण अनामत पुराना, पुराना कौन सा है? ये 10,000। तो अब इसको ध्यान से समझो, मैंने क्या कहा कि स्टार्टिंग के 3 को प्लस करना है, यानी 5 प्लस 10 प्लस 5, यानी 5 10 15, 15 5 20, यानी टोटल कितना हो गया? ये 20 हो गया। अब 20 में से ये 10 माइनस करोगे तो यानी कितना बचेगा? इधर 10 बचेगा। यानी देखा जाए तो हमारा नुकसान एक्चुअली में कितना हुआ? 10,000 का हुआ। तो लाभ हानि खाते में हम इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है। ये है तुम्हारा पूरा फॉर्मेट और पूरा कंसेप्ट। अब इसको देखो, क्या है कि अब पूरा चीजें नहीं बता सकता एक ही दिन में, एक ही झटके में, क्योंकि डूबत ऋण का बहुत बड़ा कंसेप्ट होता है। लेकिन इतना याद रख लो, तुम्हारे लिए इतना ही जरूरी है। बाकी अगर कभी बीच में कोई डाउट होता है, प्रॉब्लम होती है, हम वहां देख लेंगे। ओके, किसी कोई दिक्कत अभी हो तो बोलो।